हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ए केमिकल चेंज। किसी केमिकल चेंज के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है ये तो हम समझ गए होंगे। क्योंकि अब तक इसी के बारे में जिक्र चल रहा था। केमिकल चेंज में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन बदलती है। कंपोजिशन मतलब जब भी किसी सब्सटेंस का केमिकल चेंज होगा तो नया सब्सटेंस मिलेगा। यहाँ प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो भी केमिकल चेंज होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो केमिकल चेंज नहीं होगा। आपको यहाँ ये समझना है कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना है, वो 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट होता है क्लोज कॉन्टैक्टिंग। सेकंड होता है क्या, सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक, और थर्ड होता है क्या, कैटलिस्ट, यूज ऑफ कैटलिस्ट, इसका यूज। ये 3 मेन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में क्या है, कोई भी केमिकल चेंज होता है। अब थोड़ा इसको समझना है। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है, एक सब्सटेंस हो या 2 सब्सटेंस हो, जब तक उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, तो क्या है, तब तक केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये हो गया कि केमिकल चेंज होने के लिए ये आवश्यक है कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। इसीलिए कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी रिएक्शन क्या है, सॉल्यूशन में और लिक्विड स्टेट में अच्छे से होती है, सॉलिड में नहीं होती। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या हैं, एक सब्सटेंस का दूसरे से आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि जो भी रिएक्शंस कंप्लीट होगी सही से, वो केमिकल चेंज होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज में आए। ठीक, सेकेंड है सप्लाई ऑफ एनर्जी। वो सारी रिएक्शंस तब होती हैं जब आप उसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करो। अब वो एनर्जी के क्या हैं, कई रूप हो सकते हैं। वो हीट के रूप में हो सकती है, हीट मतलब गर्म करना। वो लाइट के रूप में हो सकती है। वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है। वो क्या है, प्रेशर के रूप में हो सकती है। मतलब केमिकल चेंज क्या है, मोस्टली केमिकल चेंज या तो आप हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, या लाइट सप्लाई करनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी या प्रेशर, ये सब एनर्जी के रूप में इनके सप्लाई करने पर क्या है, वो रिएक्शन या चेंज हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट। बहुत सारी रिएक्शंस या तो होती ही नहीं केमिकल चेंज, या इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम बाहर से सब्सटेंस क्या है, उस रिएक्शन मीडियम में प्रोवाइड करते हैं। उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन का स्पीड तो बढ़ाता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको आप फिलहाल यहाँ इतना ही समझ लो कि कैटलिस्ट मतलब हम बाहर से क्या है, कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। ठीक, तो आपको फिर बता दें, 3 कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में कोई भी केमिकल चेंज होता है। फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, सेकेंड सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर, और थर्ड हो गया कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड बाय इट। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या है, नए सब्सटेंस देते हैं।
तो अगर एक होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में परस्पर रिएक्शन करके क्या है, नया सब्सटेंस दे देंगे। और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या है, नया सब्सटेंस दे देंगे। मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक केमिकल रिएक्शन को हम क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से लेकर 20 तक आपने जो है एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े थे। तो उनसे क्या है, सिंबल से हमको क्या फ़ायदा होता है, उनको समझने में आसानी रहती है। H को हाइड्रोजन से, N को नाइट्रोजन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपाउंड को हम, कंपाउंड जैसे वाटर है H2O, तो ये क्या है, H2O का फॉर्मूला लिखते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है या CO2 है, या तमाम तरीके के जितने भी आपको बताए थे वो सब क्या है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन का। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसको, और इसमें हम केमिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ क्या है, ये इस चीज़ से क्लियर हो जाएगी कि अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल सब्सटेंस है और उसके साथ चेंज हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है या उसकी रिएक्शन हो रही है, और मान लीजिए ये क्या हो गया, इसको हम R से रिप्रेजेंट करें, रिएक्टेंट, और इससे मान लीजिए कि ये चेंज होकर बन गया P फॉर प्रोडक्ट और R फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होंगे जिनका केमिकल चेंज होगा, और प्रोडक्ट वो होंगे जब केमिकल चेंज हो जाएगा और नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ध्यान रखना है, जिनका केमिकल चेंज होगा उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जब केमिकल चेंज हो जाएगा फाइनल नया सब्सटेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और इनके बीच में लगाते हैं एक एरो। एरो का हेड क्या है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, और जो टेल होती है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि R का केमिकल चेंज हुआ, और R का केमिकल चेंज होने के बाद हमको नया सब्सटेंस प्रोडक्ट मिला, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो भी उनको हम क्या है, लेफ्ट साइड में उनको लिखेंगे जिन जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स अगर एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम उसको क्या है, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इतना ध्यान रखिए कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक, आप जानते हो पहले इक्वेशन बताई थी कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करती है, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्लस सोडियम नाइट्रेट, ऐसा समझ लो। तो ये क्या है, रिएक्शन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन किस में लिखी जाएगी, फॉर्मूला में। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। ठीक है, तो रिएक्शन होगी इनमें, रिएक्शन में जनरली आगे आप पढ़ोगे इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये क्या हो गई, हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि सिल्वर नाइट्रेट जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन इसको क्या है, हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल रिएक्शन होती है जो होती है, और केमिकल इक्वेशन उसको
प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उस फॉर्मूला रूप में, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या है सही से समझनी। अब क्या है कि देखिए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इट इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा ये। और केमिकल इक्वेशन इज द फॉलोइंग, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स बन गया, एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स हैं तो इनको हम क्या है लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इनको राइट साइड में लिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल से आपको यहाँ और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल दिया था सिल्वर नाइट्रेट है, जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला रूप में हमारा ये हो गया। अब इसमें कई टाइप्स के क्या हैं आप समझ सकते हो, इससे आपको क्या है और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करो आप, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ आप लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हो, एक सब्सटेंस है, मतलब एक रिएक्टेंट है। इस एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, ये जो रिएक्शन है जो हमने यहाँ इक्वेशन रूप में लिखी है, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है कि इसमें 1 रिएक्टेंट्स एंड 2 प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से ये है, इसमें NH3 अमोनिया है, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। इसमें क्या है 2 रिएक्टेंट्स हैं, 1 प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरीके से ये है, कार्बन है, जब स्टीम के साथ वाटर के साथ स्टीम रूप में रिएक्शन करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन, इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें क्या है 2 रिएक्टेंट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। पॉइंट नोट कर रहे हो आप, एक रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि केमिकल इक्वेशन के माध्यम से जो भी रिएक्शन होगी हम उसको हम क्या है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट ये था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसके लिए क्या है कौन कौन सी कंडीशन होती है हमें। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो केमिकल इक्वेशन है वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन है तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के अंतर्गत जो जो इसमें सब्सटेंस है वो इसमें होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन होगी इट शुड बी कंसिस्टेंट विद ट्रू केमिकल रिएक्शन। दूसरा ये क्या है मोलिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को आप जानते हो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मोलिकुलर फॉर्म में होना चाहिए H2O रूप में। और थर्ड क्या है ये इट शुड बी बैलेंस्ड, इसको बैलेंस होना चाहिए। और इस बैलेंस कैसे होती है रिएक्शन इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या है मैटर हो गया, समझा आपको दिया। ये मैटर क्या है आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स में मेंटेन करना है, मेन चीज़ें समझना। उसको आप क्या है NCERT की बुक्स दी हुई थी उसमें से भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ में आए, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या है जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है उस समय अपनी कन्फ्यूजन के बारे में क्या है सॉल्व पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा, और बहुत ज़रूरी है तो कॉल के द्वारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।